मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर। कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियमित विद्यार्थियों को घर बैठे अध्ययन सामग्री पहुंचाने के इस क्रम में आज पिछला वीडियो जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारणों से संबंधित था, उसी क्रम में आज अगला वीडियो जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम से संबंधित है अपलोड कर रहा हूँ। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इसके काफ़ी व्यापक और दूरगामी परिणाम निकले। अगर हम इन संदर्भों में देखें कि सबसे पहले हम सिर्फ इंग्लैंड के संदर्भ में देखें और अमेरिका जो दोनों देश इस घटनाओं से सीधे रूप में जुड़े हुए थे, तो वहाँ पर तात्कालिक क्या परिणाम निकले और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी छोड़ा कि अन्य विभिन्न देशों में किस तरह के विचार फैले और किस तरह की एक्टिविटीज़, घटनाएं विश्व में उस समय घटित हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लैंड को इस घटना ने किस तरह प्रभावित किया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप अमेरिका में एक स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई और यह इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम माना जा सकता है कि इस घटना के बाद अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और इंग्लैंड की सरकार ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता भी प्रदान की। बहुत लंबे संघर्ष के उपरांत अपनी इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अमेरिका ने एक लिखित संविधान तैयार किया और इसके तहत जो विभिन्न 13 राज्य थे, उन्होंने एक संघीय सरकार में मिलना स्वीकार कर लिया। इस संविधान में सभी नागरिकों को समान माना गया और स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया। इस संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सबसे प्रमुख बात जो सामने आई वो ये थी कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया। प्रजातंत्र की दृष्टि से अमेरिका पहला देश था जिसने कि धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग रखा और धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत कार्य माना गया। धर्म का प्रशासन या राज्य से कोई संबंध नहीं रखा गया। तो इस तरह का एक राज्य विश्व के मानचित्र पर अस्तित्व में आया जो पूर्णतः स्वतंत्र था, प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता था, सभी लोगों को समान अधिकार देने की बात करता था। और उस युग में जब धर्म और राज्य में परस्पर साठगांठ चल रही थी, वहाँ पर इसने पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की परिकल्पना को साकार किया। इस घटना से अमेरिका की आर्थिक उन्नति भी हुई क्योंकि इससे पहले यहाँ का कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और वहाँ से तैयार माल यहाँ भेज दिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका को युद्ध के समय भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसने अपने गृह उद्योग धंधों को विकसित किया। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से माल कम आने लगा और अमेरिका से ही बड़े बड़े कारखाने, अमेरिका में जो बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए थे या जो स्थापित किए जा रहे थे, उनकी वजह से यहाँ पर ही माल बहुत ज़्यादा बनने लग गया। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जब औद्योगिक विकास होता है
तो उसका एक बहुत बड़ा परिणाम ये निकलता है कि वो राष्ट्र जहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है, इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, वहाँ पर राष्ट्र निर्यात ज़्यादा करता है और आयात कम करता है। इस तरह से व्यापार उनके पक्ष में हो जाता है और उस देश में धन बाहर से आने लगता है माल के एवज में, और इस तरह से उस देश की आर्थिक दशा सुधरती चली जाती है। ठीक ऐसा ही अमेरिका के साथ भी हुआ। जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया और इसका औद्योगिक विकास करना इसने शुरू कर दिया तो इस देश की आर्थिक दशा सुधरने लगी। अमेरिका का समाज भी इससे अप्रभावित नहीं रहा और उसमें भी काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलता है। मुख्य रूप से इस संघर्ष में वहाँ की महिलाओं ने बहुत योगदान दिया था और इस संघर्ष की सफलता के बाद अमेरिका में उत्तराधिकारी जो नियम थे उत्तराधिकार के, उनमें परिवर्तन किया गया और इस परिवर्तन के बाद जो जमींदार वगैरह थे उनकी संपत्ति उस समय तक केवल पुत्र को ही दी जाती थी। अब उसमें बदलाव कर दिया गया और परिवार के सभी सदस्यों को वो सारी संपत्ति या भूमि थी वो विभक्त की जाने लगी, सब में बांटी जाने लगी और इनमें जमींदार की जो पुत्रियां थी वो भी सम्मिलित होती थीं। ये भी एक बड़ा बदलाव इस संघर्ष के बाद में हमें अमेरिका में देखने को मिलता है। ये जो यह सफल जो आंदोलन हुआ उसके बाद इंग्लैंड की तरफ देखें तो इंग्लैंड में भी काफ़ी बदलाव इस समय देखने को मिलता है, क्योंकि इंग्लैंड का जो साम्राज्य था, बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य था, उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी यश, उसकी कीर्ति, उसके प्रभाव में कमी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि एक तो व्यापार की दृष्टि से भी उसे काफ़ी नुकसान हुआ अमेरिका के बाहर हाथ से निकल जाने से। तो विश्व में सबसे अधिक जो साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली जो शासक था वो उस समय इंग्लैंड ही हुआ करता था और इसलिए इंटरनेशनली मतलब पूरे विश्व में उस समय इंग्लैंड की बड़ी धाक जमी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो इस संघर्ष में अमेरिका से पराजित हुआ तो उसकी कमज़ोरी दुनिया के सामने आ गई कि वो तो काफ़ी निर्बल है, कमज़ोर है और विश्व के देश ये मानने लगे कि इंग्लैंड अब एक कमज़ोर देश हो गया है। इस तरह से न केवल इस संघर्ष के बाद में उसका साम्राज्य सिकुड़ने लगा या छोटा हो गया, बल्कि उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी उस प्रतिष्ठा में भी गिरावट देखने को मिलती है। उस समय इंग्लैंड के शासक जॉर्ज थर्ड थे, जो काफ़ी स्वाभिमानी थे और अभिमानी थे, काफ़ी अभिमानी थे। अमेरिका से धन वसूल करना उस समय और उसके लिए मनमाने कानून, अपनी मर्जी से कानून पास कर देना, ये अपना अधिकार समझता था। हालांकि कई संसद के सदस्यों ने उसे अमेरिका के प्रति कठोर नीति नहीं अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन वो किसी की सलाह को नहीं मानते थे और उसका परिणाम हुआ कि वहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ हो गई और अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ और अमेरिका अंततः स्वतंत्र हो गई। संसद में जॉर्ज थर्ड और उसके प्रधानमंत्री ग्रैनविल की बहुत आलोचना हुई कि उनके जो प्रशासनिक जो कदम उठाए हुए थे उसकी वजह से ही अमेरिका इंग्लैंड के प्रभाव से मुक्त हुई है। प्रधानमंत्री ग्रैनविल को त्यागपत्र देना पड़ा और सम्राट को भी गद्दी छोड़ने पर विचार करना पड़ा और इस तरह से उसका व्यक्तिगत शासन समाप्त करना पड़ा। इस युद्ध में देश की हार के उपरांत जब डैनिंग का प्रस्ताव पारित हो गया तो उसकी निरंकुश शक्तियां का पूर्णतः विनाश हो गया। तो इस तरह से हम पाते हैं कि इंग्लैंड की राजनीति ने भी इस घटना को प्रभावित किया था। इंग्लैंड की सरकार और उसकी जो उपनिवेशीय नीति थी उसमें भी इस घटना के बाद में हम बदलाव पाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने
अमेरिका व नए उपनिवेशों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया था, क्योंकि वो पुरानी नीति का प्रतिफल परिणाम देख चुका था। इंग्लैंड की संसद ने अब यह राय व्यक्त कर दी थी कि इंग्लैंड की सरकार अब अपने किसी उपनिवेश पर टैक्स नहीं लगाएगी। इसके अलावा इंग्लैंड की सरकार ने आयरलैंड और भारत, जो उसके उपनिवेश थे, वहाँ पर भी उसने अपनी नीति में बदलाव कर दिया और वहाँ शासन में सुधार वगैरह करने शुरू कर दिए, उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। अमेरिका की स्वतंत्रता से पहले इंग्लैंड की जो नीति थी उपनिवेश से संबंधित, वो बहुत कठोर थी और शोषण पर आधारित थी। वो अपने उपनिवेश का शोषण कर रहे थे। अब तक इंग्लैंड की नीति उपनिवेशों में वाणिज्यवाद पर आधारित होती थी। इंग्लैंड का शासक उपनिवेशों की स्थापना ही इसलिए ही करता था कि वो इंग्लैंड के लिए धन कमाने के साधन बन सकें। वहाँ का वह कच्चा माल इंग्लैंड मंगाया जाता था और तैयार माल वहाँ भेजते थे। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में धन जमा होता जा रहा था और उसके जो औद्योगिक विकास था उसकी वजह से सारा धन उन उपनिवेशों से निकल करके, और क्योंकि व्यापार उनके पक्ष में था, इंग्लैंड के पक्ष में था, इसलिए सारा पैसा इंग्लैंड की तरफ आ रहा था और जो उपनिवेश थे वो धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे। लेकिन इस संघर्ष ने, इस संग्राम में, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसने इंग्लैंड को इस दिशा में अच्छा सबक सिखाया। उसे वाणिज्यवाद की नीति छोड़नी पड़ी और अब उसने उपनिवेशों में वाणिज्यवाद को छोड़ करके प्रशासनिक सुधार करने की नीति अपनाई। उसने नवीन नीति अब उपनिवेशों के हित में थी, काफ़ी उदार थी। तो इस तरह का बदलाव हम औपनिवेशिक नीति में इस घटना के बाद में पाते हैं। इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति थी वो अब काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि इस घटना से ठीक पहले जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था फ्रांस के साथ में, उसने इंग्लैंड की आर्थिक कमर को तोड़ दिया था और उस अवस्था को सुधारने के लिए ही उसने अमेरिका में बहुत तरह के टैक्सेस लगाए थे कि अमेरिका से बहुत सारे कर वसूल करके, और सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जो उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है उसको वो सुदृढ़ करने के लिए सब कर लगाए गए थे। उन करों की तो अमेरिका में पूरी वसूली नहीं हो पाई, लेकिन इस प्रयास में अमेरिका इंग्लैंड के हाथ से निकल गया। अमेरिका से युद्ध करने में भी उसे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा था। इससे इंग्लैंड की आर्थिक अवस्था और भी बिगड़ गई थी और अब उसका सुधरना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि अब अमेरिका पर इंग्लैंड का अधिकार नहीं रहा था। तो इस तरह से उसके व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचा और उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे परिणाम हैं जो इस घटना से निकलते हैं। फ्रांस में 1789 में राज्य क्रांति हुई और इस क्रांति के पीछे भी हम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को हम जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि अमेरिकी ये जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसके दमन के लिए इंग्लैंड के साथ में फ्रांस के सैनिक भी आए हुए थे इंग्लैंड की मदद करने के लिए। और उन सैनिकों ने जब देखा कि यहाँ की जनता विरोध या विद्रोह करके और शासक के विरुद्ध एकत्रित होकर निरंकुश शासक को समाप्त कर सकती है, तो फ्रांस में भी ऐसा किया जा सकता है। अतः ये सैनिक वापस फ्रांस लौटने के बाद में बुद्धिजीवियों के प्रभाव, विचारों से प्रभावित होकर के, और इन्होंने वहाँ पर ऐसा संघर्ष शुरू किया जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का प्रचार प्रसार करते हुए उनकी स्थापना वो फ्रांस में करना चाहते थे। तो ऐसा करने में वो सफल भी हो पाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी
उसकी प्रेरणा के रूप में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं और इसी ने उसके उस मार्ग को प्रशस्त किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक बहुत महत्वपूर्ण विश्व की घटना मानी जाती है, विश्व के इतिहास की, और उसने निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी विश्वव्यापक प्रभाव उसका पड़ा था। इतिहासकार भी इसे एक बहुत बड़ी घटना मानते हैं क्योंकि जो विश्व के परिदृश्य में जो वैश्विक स्तर पर इस क्रांति के प्रभाव पड़े, उसमें हम ये मान सकते हैं कि प्रजातंत्र को विश्व में लोकप्रिय बनाने का श्रेय इस संग्राम को ही जाता है। विश्व के देशों में निरंकुश जो राज्य थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए जो भी संघर्ष हुए हैं, वे सब इसी से प्रेरित थे। स्वतंत्रता और समानता के विचार तो इससे पहले भी प्रचलित थे, लेकिन वे विचार केवल बुद्धिजीवी व्यक्तियों तक ही सीमित थे। लेकिन इस संग्राम ने इन विचारों के लिए नए रास्ते खोल दिए। 18वीं सदी के आरंभ में यूरोप में अनेक दार्शनिक, लेखक, विचारक पैदा हुए और उन्होंने अपने विचारों से यूरोप को ओतप्रोत कर दिया। काफ़ी प्रभावपूर्ण आंदोलन भी चल पड़े, जिसे हम बौद्धिक आंदोलन के रूप में पहचानते हैं। इनमें जो बड़े बड़े चिंतक थे, विचारक थे, उसमें हम वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, दिद्रो, एडम स्मिथ, टर्गोट ऐसे विचारक हैं जिन्होंने यूरोप के मानस पटल को उद्वेलित कर रखा था। इनके विचारों के माध्यम से स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांत जनसाधारण के दिलों को प्रभावित करने लगे थे। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप सबसे पहले अमेरिका में ही मिला और उनके विचारों के अनुसार लिखित संविधान सबसे पहले विश्व के सामने अमेरिका ने ही प्रस्तुत किया था। तो ये काफ़ी बदलाव इस तरह के हम पाते हैं। मानव समाज में इस चिंतन से नवीन युग का सृजन हुआ। मानवता के लिए एक आशा की किरण थी अमेरिका। अमेरिका स्वतंत्रता का आश्रय स्थल बन गया था। अमेरिका के घोषणा पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सब मनुष्य समान हैं, सरकार उनकी अनुमति से ही निर्मित होनी चाहिए। तो इन दार्शनिक विचारकों ने धर्म व्यवस्था व दैव सिद्धांत पर आधारित सरकार की भी आलोचना करना आरंभ कर दिया था। तो इस तरह का बदलाव हम पूरे विश्व में इस समय पाते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को, जैसा कि अभी बताया, हम विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण इसे मानते हैं। इसी ने विश्व के लोगों के सामने ये विचार रखा कि राष्ट्रीय जागरण हो जाने के उपरांत उपनिवेशों को कोई भी सरकार अपने अधिकार में नहीं रख सकती है। इस संग्राम ने यह प्रमाणित कर दिया था कि वाणिज्यवाद की नीति से उपनिवेशों का सिवाय आर्थिक शोषण के और कुछ नहीं होता है। अतः उपनिवेश भी अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए अब धीरे धीरे जागरूक होने लगे थे। इस संग्राम ने दैवी सिद्धांत पर आधारित वंशानुगत राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। तो इस तरह के बहुत सारे बदलाव इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद में हमें विश्व में उभरते हुए दिखाई देते हैं। तो इस घटना ने हम ये कह सकते हैं कि भले ही राजनीतिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, संवैधानिक पक्ष हो, अधिकारों की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, उपनिवेशों के शोषण के विरुद्ध होने वाली बात हो, सभी संदर्भों में इस घटना ने निश्चित रूप से विश्व को प्रभावित किया था।